नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में फिर से। चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। इसके पहले हमने ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ लिए थे। अब हमको तरल के बारे में पढ़ना है। तो तरल क्या होता है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हम 3 वीडियोस देखेंगे और तीनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम। तरल को हमने बांट रखा है। जब तरल स्थिर होगा, यानी कि जैसे किसी घड़े में भरा हुआ पानी है, स्थिर है, तो उसके कौन कौन से गुण होंगे वो हम पढ़ेंगे और उसका मेन थीम रहेगा पास्कल का नियम। हमको इस पर सोचना होगा। दूसरा जो होगा, जब तरल हमारा गतिमान होगा, जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा है, तब हमको पढ़ना है। तो उसमें हम बर्नौली की प्रमेय पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कोई भी पृष्ठ जो है लिक्विड स्थिर अवस्था में तो है, तो उसके ऊपर एक सतह बन जाएगी लिक्विड के लिए, द्रव के लिए। तो उसके ऊपर क्या होगा, एक पृष्ठ जो बनी उसका एक विशेष गुण होता है, उसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो इस पृष्ठ तनाव को हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, तरलों के यांत्रिक गुण। तो सबसे पहली बात आती है कि ये तरल होता क्या है। इसके पहले हमने ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ लिए थे और वास्तविक ठोस क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया था। अब उसी क्रम में बढ़ते हुए हमको तरल पढ़ने। तो देखिए तरल क्या होता है, जो द्रव्य क्या होता है, मैटर। जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं वो सब द्रव्य है। तो जो द्रव्य प्रवाहित होता है तरल कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, जो द्रव यानी जो मैटर, जो पदार्थ बह सके, वही हमारा क्या है, तरल है। तो तरल जो होता है, किसमें, द्रवों में तरलता का गुण हो सकता है और गैस में तरलता का गुण हो सकता है, लेकिन ठोसों में तरलता का गुण नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोस कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकते। जैसे अगर ये लोहे का एक टुकड़ा है, तो ये हमेशा यहीं पर स्थित रहेगा, ये बहेगा नहीं, इसलिए ये तरल नहीं है। तो अब जानते हैं कि हमको तरल के गुण क्यों पढ़ने चाहिए, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जो तरल होता है, जो फ्लूइड होता है, वो हमको पूरी तरीके से घेरे हुए हैं। जीवन, पृथ्वी पर जीवन की जितनी भी संभावनाएं हैं वो सब इस वजह से हैं क्योंकि जो द्रव्य है उसमें तरलता का गुण होता है। उससे कुछ प्रमुख जो है फैक्टर हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको तरल दिख रहा होगा। तो सबसे पहला तरल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पानी। पानी, हमारी जो बॉडी है उसका 80% जो है पानी होता है। ऐसे ही अगर हम देखें जीव प्रक्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे रक्त का संचरण हो गया, या कोई भी बॉडीली फ्लूइड है जैसे प्लाज्मा हो गया, या और भी कई ढेर सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब क्या है, वो जीव प्रक्रिया तरलता की वजह से संभव है। हम सांस ले रहे हैं हवा, तो वो भी क्या है, तरल ही है। तो जीवन प्रक्रियाएं हमारी तरल पर निर्भर होती है। ऐसे ही अगर हम देखें तेल, तो तेल में हमारा क्या आ सकता है, पेट्रोल आ सकता है। पेट्रोल जिस पर कि पूरा विश्व की इकॉनमी टिकी हुई है। डीजल, इसके बाद अगर हम देखें खाद्य तेल भी हमारे पास, खाद्य तेल जिससे हम खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे तरल हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नदियाँ, किसी भी देश की जीवन दायिनी जो चीज़ें होती हैं वो क्या, हमारी नदियाँ, यानी कि उसकी नसें होती हैं। अगर नदियाँ नहीं होगी तो वो देश क्या हो जाएगा, अपने आप में ही एक बंजर प्रदेश कहलाएगा। तो नदियों का जो बहाव है वो भी हमारे तरलता के गुणों से प्रभावित है। फिर हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/3 पार्ट जो है पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब समुद्र भी क्या है, एक तरल है। फिर हम देखें वायुमंडल, जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, उस वायुमंडल में वायु भरी हुई है और वायु भी क्या हमारी तरल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तरल का जो अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको किसी भी प्रकार से जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को समझना है या हमको फिजिकल प्रक्रियाओं को पढ़ना है, तो हमको तरल के गुण अवश्य पता होने चाहिए। तो अब आगे हम पढ़ेंगे वो कौन से गुण हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो अब हम जान लेते हैं तरल और ठोस में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो तरल होता है, और तरल तो द्रव और गैस दोनों होता है, और ठोस होता है ये। तो ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। वायुमंडलीय दाब पर हो रहा है, एक वायुमंडलीय दाब पर, जिस वायुमंडल पे हम रहते हैं उस पर
द्रव ठोस का आकृति क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, लेकिन द्रव की आकृति अनिश्चित रहेगी और गैस की आकृति भी हमारी अनिश्चित रहेगी, क्योंकि जिस बर्तन में हम द्रव को भर देंगे वह उसी का आकार ले लेगा। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन नियत होता है, द्रव का आयतन नियत होता है, लेकिन गैस उस बर्तन के आयतन में भर जाएगी जिसमें इसको भरा जाएगा। अब बात करते हैं संपीडिता की। तो संपीडिता जो होती है यानी कि बल लगा करके उसके आयतन में कितना परिवर्तन कर सकते हैं, ये गैस के लिए बहुत ज़्यादा होती है। गैस में हम थोड़ा सा दाब लगा करके भी इसके आयतन में बहुत ढेर सारा परिवर्तन कर सकते हैं। जल यानी कि जिसे द्रव कहते हैं, तो द्रव में ये परिवर्तन बहुत ही कम होगा, लगभग 1, 2 या 0 भी मान सकते हैं। और ठोस में तो ये बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 0। तो इस तरीके से हमने ठोस और द्रवों में अंतर स्पष्ट कर लिया। यानी कि जो द्रव होते हैं उनमें अपनी आकृति को बनाए रखने का गुण होता है, अपने आयतन को बनाए रखने का गुण होता है और अपने अंदर किसी भी लगाए गए बल का विरोध करने का गुण होता है, लेकिन इनमें ऐसा गुण नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा गुण होता है जो इनमें नहीं होता है? तो हमने पढ़ा था अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ से इसको हमने फिक्स कर दिया है। अब जब हम इस पे एक स्पर्श रेखी बल F ऐसा लगाते हैं तो ये क्या करेगा, इसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अपरूपण प्रतिबल लग रहा है, प्रतिबल है। अब जैसे ही इस बल को हटाएंगे ये पूरा अपनी प्रारंभिक आकार में लौट आएगा। लेकिन ये जो द्रव होते हैं और जो गैसें होती हैं, गैसों में तो फ्री सरफेस होती ही नहीं है, और द्रवों में जो फ्री सरफेस होती है वो इस अपरूपण प्रतिबल का विरोध नहीं कर पाते हैं। अर्थात इनमें अगर हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाएंगे इनकी सतह के अनुदिश, तो इनका आकार बदल जाता है, यानी कि वो अपने प्रारंभिक आकार में लौटकर वापस नहीं आ पाते हैं। तो फिर हमने द्रव की नई डेफिनेशन ये पढ़ी कि वो द्रव्य, वो पदार्थ जो अपरूपण प्रतिबल का विरोध नहीं कर पाते हैं, वो तरल की भांति व्यवहार कर सकते हैं। इनकी सतह के अनुदिश अगर हम अपरूपण प्रतिबल लगाएं तो वो इस अपरूपण प्रतिबल का विरोध नहीं कर पाएंगे और उसी दिशा में बह जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तरल। अब अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें, लगभग अनुमान लगाने की बात करें, तो जो तरल का यहाँ पर ठोस आएगा, जो ठोस, तो ठोस का अपरूपण प्रतिबल गुणांक अगर इतना हो, 1 हो, तो जो तरल का अपरूपण गुणांक होगा वो इसका 1 या 10 लाखवां हिस्सा होगा, यानी कि 10 लाख गुना कम होता है तरल का अपरूपण प्रतिबल। इसलिए इनमें बहने का गुण होता है। जैसे ही इसमें कोई स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे ये उसी दिशा में क्या हो जाएंगे? डिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा तरल की परिभाषा और तरल के गुण। अब सबसे पहला गुण हम तरल का पढ़ेंगे, वो है हमारा दाब। अब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दाब की जो सहज अनुभूति जो आपने डेली लाइफ में की होगी और जो सुना होगा वो ये है कि जब आप किसी पैनी सुई से अपनी त्वचा पर इस तरीके से चुभोएंगे तो जो सुई है वो आपके शरीर के अंदर चली जाएगी। इसी तरीके से सिरिंज काम करती हुई तो सुई त्वचा में घुस जाती है, लेकिन वहीं पर अगर आप चम्मच का ये वाला सिरा अपनी त्वचा पर चुभाने की कोशिश करेंगे या दबाने की कोशिश करेंगे तो चम्मच आपकी त्वचा में नहीं घुसेगी, तो नहीं घुस पाती है। आपने सुना होगा कि सर्कस में जो हाथी है किसी आदमी के पसलियों पर पैर रख देता है तो उसकी पसलियां नहीं टूटती हैं। तो अगर वो इस लकड़ी के तख्ते के बिना पैर रख देगा तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी, लेकिन जब वो किसी मजबूत लकड़ी का तख्ता रख लेता है तो उसकी पसलियां नहीं टूटती, आदमी जिंदा बच जाता है। तो इससे क्या हमको सीखने को मिल रहा है? इससे हमने सिर्फ एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि जब चीज़ पैनी है, जब चीज़ कैसी है? पैनी है, यानी कि क्षेत्रफल कम है तो अंदर तक चीज़ प्रवेश कर जा रही है। यहाँ पर उसका एरिया हमने बढ़ा दिया तो फिर ये चीज़ अंदर प्रवेश नहीं कर पाई है। या हम एरिया, तो देखो यहाँ पर हाथी बल लगा रहा है, उसके पैर का एरिया तो उतना ही है तो इसलिए तो यहाँ पर तोड़ दिया, लेकिन अगर हम उसके एरिया को बढ़ा दें, चौड़ा कर दें, तो फिर वो हमारी पसलियों को नहीं तोड़ पा रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है ये इस बात पर तो निर्भर करती ही है कि कितना बल लगाया जा रहा है, कितना ज़्यादा बल लगाया जा रहा है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जा रहा है उसका मान कितना है। अगर क्षेत्र का मान कम है तो उतने ही बल पर ज़्यादा दाब लग जाएगा, और अगर क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया तो उतने ही बल पर दाब घट जाता है। तो अब हम थोड़े से इसकी परिभाषा लिख करके देख लेते हैं। तो बच्चों अब इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। बेसिक परिभाषा क्या है? वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है, वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होगा। यही प्रतिघात हमारा दाब कहलाता है। तो देखो सुई के केस में ये एरिया बहुत छोटा है, तो ये जो बल नीचे की ओर हम लगा रहे हैं इसका प्रतिघात क्या है? उतना ही ज़्यादा है, तो उसका बल क्या हुआ? उतना ही ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से एक बहुत मोटा हिस्सा कर दें और अब इस पर बल लगाएं नीचे की ओर, तो इसका एरिया बढ़ चुका है, तो इसका प्रतिघात कम होगा, यानी कि इसका दाब कम होगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक परिभाषा। अब हम इसकी मैथमेटिकल परिभाषा की ओर चलते हैं। तो अब हम देखते हैं तरल द्वारा आरोपित बल की माप, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। और उसके पहले हम ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो शांत जल के लिए पढ़ रहे हैं। तो शांत जल क्या होता है? जो जल बह ना रहा हो, यानी किसी पात्र में भरा है। तो उसमें क्या होगा? शांत तरल में किसी पिंड को डुबोने पर यह पिंड पर अभिलंबवत बल आरोपित करता है। अभिलंबवत क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर एक वस्तु रख देता हूँ, जैसे ये, तो अगर इस पर अभिलंबवत बल लग रहा है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से समझा देता हूँ, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अभिलंबवत बल क्या होता है? किसी भी बिंदु पर, जो भी बिंदु आप चुनेंगे उस पर जो बल लगेगा उस पर स्पर्श रेखा खींचिए और एक 90 डिग्री कोण बना दीजिए, तो इस दिशा में लगेगा। यहाँ पर अगर आप बल निकालेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ पर 90 डिग्री पर बना दीजिए, यहाँ पर बल लगेगा। इस बिंदु पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना दीजिए, तो यहाँ पर बल ऐसे लग रहा होगा। तो ये होता है हमारा अभिलंबवत बल, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमेशा जो बल लगेगा उसके लंबवत रहेगा। तो शांत तरल जल में जो बल लगता है वो हमेशा कैसा लगाता है? तरल अभिलंबवत दिशा में। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लेते हैं जैसे ऐसा हमारा कोई पिंड है और यहाँ पर बल जो है स्पर्श रेखी लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, ठीक? ऐसे ना लग करके ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो हमको पता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। तृतीय नियम क्या कहता है? किसी भी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो उतनी ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में वो पिंड एक प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो फिर अगर द्रव ने इस पिंड पर इस दिशा में एक बल लगाया है F, तो फिर हमारा जो पिंड होगा वो भी द्रव पर इस दिशा में एक बल लगाएगा F। अब इस बल के कारण जो लिक्विड होगा वो तो फ्लो करने लगेगा, वो तो बहने लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी, जैसे ग्लास है, उसमें कोई पत्थर फेंक दे नीचे, तो उस पत्थर के फेंकने से जल चलने नहीं लग जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई बहाव नहीं आता है, अर्थात उसमें समांतर दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। तो हमेशा बल कैसा लगेगा? अभिलंबवत लगेगा, ऐसा लगेगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा और यहाँ पर ऐसा लगेगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं लगता है? न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जल बहने लग जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी पिंड पर जल के भीतर संपूर्ण जो बल लगेगा, जो द्रव लगा रहा है उस पर, वो अभिलंबवत लगेगा। तो अब इसके आगे हम उसकी फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक ही छोटी सी मशीन बनाई है। इस मशीन में क्या है? ये एक निर्वातित चैम्बर है, एक छोटा सा एक डिबिया है। उस डिबिया के अंदर परफेक्ट वैक्यूम है। उस वैक्यूम में हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है ये, और इसको एक पिस्टन से बंद कर दिया है। अब क्या होगा? इसके अंदर तो कोई हवा नहीं है, तो इसको जितना चाहे हम दबा सकते हैं बाहर से। तो इसी डिबिया को उठा करके हमने कहाँ रख दिया है? पानी के अंदर रख दिया है। और ये जो कमानी है इसको हमने अंशांकित कर लिया, यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाने पर कितना दबेगी, 2 न्यूटन का बल लगाने पर कितना दबेगी, 3 न्यूटन का बल लगाने पर कितना दबेगी। तो जैसे जितना दबाव इसमें आ जाएगा, जितने यूनिट ये नीचे खिसक जाएगी, उसको रीड करके हम बता देंगे कि इसमें इतना बल लग रहा है। तो हमने क्या किया? इस पूरी डिबिया को पानी या जिस तरल को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हमने इसको रख दिया।
तो फिर हमने पढ़ा एक निर्वात चैम्बर में एक अंशांकित कमानी रख देते हैं, कमानी का मतलब ये स्प्रिंग रख लेते हैं, जिसे ए क्षेत्रफल वाले पिस्टन से जोड़ देते हैं। ये ए पिस्टन वाला क्षेत्रफल है। इस युक्ति को तरल के अंदर रखने पर यदि तरल द्वारा ए क्षेत्रफल पर F बल अभिलंबवत आरोपित किया जाता है तो ये जो F बल है इसमें वैसे तो हर जगह लग रहा होगा, ये हमने दिखाने के लिए यहाँ पर बना दिया, ये इस तरीके से है, ये पिस्टन ऐसे है तो बल हर जगह लग रहा होगा इसमें ऐसे। तो हमने एवरेज बल की बात करी, यहाँ पर टोटल बल जो लग रहा है वो, और ए क्षेत्रफल पर लग रहा है ये। तब औसत दाब जो हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रेशर वो हो जाएगा कुल दाब F बटे इसका क्षेत्रफल। यही हमारा क्या हो गया, इसका दाब हो गया। अब अगर हमको किसी पॉइंट पर दाब निकालना है तो फिर हम तो ये तो हो गया हमारा औसत दाब। अब अगर हमको इसको थ्योरेटिकली लिखना है तो हम इसको लिखेंगे P बराबर लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल सूक्ष्म है, यानी किसी बिंदु पर दाब की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस पर लगने वाला बल का घटक डिवाइडेड बाई डेल्टा A। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा किसी बिंदु पर लगने वाला दाब। अब आता है कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें बल है और क्षेत्रफल है, ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, तो इसका मतलब ये सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बल की बात कर रहे हैं वो बल नहीं है, वो बल का अभिलंबवत घटक है। यानी कि अगर इस तरीके से होता और यहाँ पर ऐसे दाब ऐसे बल लग रहा होता तो ये पूरा का पूरा जो बल इस ठोस पर लग रहा है वो दाब आरोपित नहीं करेगा। दाब कौन सा बल आरोपित करेगा, जो इसका घटक होगा। इसके दो घटकों में हम वियोजित करेंगे, तो एक तो हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखी घटक, जो यहाँ पर अगर आरोपित करेंगे तो एक ऐसा घटक होगा और एक नीचे की ओर घटक होगा ऐसे। तो ये वाला जो घटक है, अगर इसको थीटा ले ले तो ये F cos थीटा जो है हमारा, ये वाला घटक F cos थीटा जो हमारा घटक है वही केवल इसमें दाब आरोपित कर रहा है, पूरा बल नहीं। तो बल सदिश राशि होगी लेकिन उसका एक घटक सदिश राशि नहीं होता है। तो ये कैसी राशि है बेटा, ये हमारी एक अदिश राशि है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, स्केलर। इसकी विमा की बात कर लेते हैं। विमा क्या होगी, अब विमा निकाल लेते हैं, बल की विमा। तो ये आ जाएगा हमारा बल की विमा और डिवाइडेड बाई हो जाएगी हमारी ए की विमा। अब आपको बल की विमा आती ही है mLT-2 और डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। अगर आपको विमाएं ज्ञात करने में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं विमाओं पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो m l यहाँ पर 1 है और ये 2 है, तो 1 माइनस 2 घातें घट जाएंगी, आधार बराबर है, भाग किया गया तो घातें घट जाएंगी, और t-2 तो हमको मिल जाएगा ml-1 t-2। ये हमारी हो जाएगी इसकी विमा। मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होगा, सबसे पहला मात्रक बना लेते हैं, ऊपर है न्यूटन बल और नीचे है मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे N-m-2, ऐसा आपको मिल जाएगा। यह इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल। पास्कल कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब पर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था, तो उसी के नाम पर ये इकाई रख दी गई है पास्कल। अभी हम आगे पढ़ेंगे पास्कल का नियम, तो उसमें हम समझेंगे पास्कल ने क्या कार्य किया था। तो ये हो गया हमारा इसके ऐसा ही मात्रक। इसके अलावा भी इसके कई मात्रक होते हैं, जैसे एक हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर, ATM, 1 ATM। तो 1 ATM कितना हो जाता है हमारा, 1 ATM होता है 1.01 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर की घात -2 या पास्कल्स। तो एक एटमॉस्फेयर में इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक एटमॉस्फेयर क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एटमॉस्फेयर के बारे में, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लेना है। दूसरा होता है mmHg, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब इसका टर्म आएगा, इस वाले टर्म्स को पढ़ने के लिए। दूसरा होता है टॉर, होता है एक ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक बच्चों पढ़ते हैं घनत्व का। तो तरल को स्टडी करने के लिए हमको उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसका वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो उसका घनत्व। तो अलग अलग तरलों का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। तो
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो घनत्व की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। तो रो इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रो, RHO। तो रो बराबर होता है संहति बटे आयतन, यानी कि किसी दिए गए आयतन में, जैसे ये आयतन है हमारा, ये बॉक्स है, इसमें कितना द्रव्यमान हम समाहित करा सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर लोहा है, तो अगर ये 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर होता, ये 1 मीटर ये होता, 1 मीटर इसकी ऊंचाई होती और 1 मीटर ये इस तरीके से चौड़ाई होती, तो इस पर लगभग 7,800 किलोग्राम लोहा हम भर सकते हैं पिघलाकर, और लगभग 2,320 किलोग्राम कंक्रीट भर सकते हैं, और लगभग 1,900 किलोग्राम अस्थि भर सकते हैं यानी कि हड्डियाँ, और 1,000 किलोग्राम पानी भर सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, तो हमारा जो घनत्व होता है क्या, घटता चला जा रहा है। तो घनत्व क्या है, एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा हमारा क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो ये हो गई हमारे घनत्व की परिभाषा, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपको इतना ही जानना था, और ये कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनका घनत्व। तो बच्चों अब अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, वो है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। इसी का दूसरा नाम है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम RD भी पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, R.D। तो RD बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, अर्थात ये अनुपात है, जल के घनत्व के सापेक्ष वस्तु का घनत्व क्या है, उसी को हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, कि किसी के रिस्पेक्ट में लिया गया, रिलेटिव टू व्हाट, जल। और कब जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है उसके सापेक्ष पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे जो चीज़ें हैं उनका घनत्व यहाँ पर लिख रखा है, और जल का घनत्व हमको यहाँ पर दिया गया है, वो है हमारा 1000। तो इसके सापेक्ष हम RD ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक साथ मेरे साथ ज्ञात करते हैं। RD हम लोहा का ज्ञात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,800 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 अंक का दशमलव लग जाएगा, तो 7.8 आ जाएगा। इसका मतलब है लोहा जल से 7.8 गुना ज़्यादा घना है। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं RD जो है कंक्रीट का ज्ञात करते हैं, तो कंक्रीट का हो जाएगा हमारा 2320 बटे 1000, 3 अंक का दशमलव लग जाएगा, 2.23। इसका मतलब जो कंक्रीट है वो जल से 2.3 गुना ज़्यादा घनी है। अस्थि का निकाल लेते हैं, अस्थि यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं, अस्थि का कितना हो जाएगा, अस्थि का RD हो जाएगा 1900 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 1.9, लगभग 2 गुनी। इसके बाद हम निकाल लेते हैं मरकरी का, मरकरी यानी कि पारा, इसको हम पारा कहते हैं, ये हो जाएगा 13600 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 13.6। इसका बाद में यूज़ भी होगा। ऐसे ही हम वायु का ज्ञात करते हैं, एल्कोहल का ज्ञात करते हैं, RD ऑफ एल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसकी बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 860 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.860। अब देखिए इसका घनत्व क्या है, जल से कम है। अब हमें पता है जो चीज़ें जल से कम घनत्व वाली होती हैं वो जल में तैरने लग जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम जल और एथिल अल्कोहल को मिलाएं तो एथिल अल्कोहल उसके ऊपर रहेगा, ठीक। ऐसे ही अगर वायु को निकालें तो वायु तो देखो, वायु तो वैसे भी बहुत ही कम है, जल से बहुत कम है, तो ये हो जाएगा 1.29 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 अंक का दशमलव लगेगा, तो 291 और 1 तो ये हो गया 2 3, तो इतना हो जाएगा। इसकी रिलेटिव डेंसिटी और भी कम है। स्पेस का तो देखिए 10⁻20 है, इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये तो लगभग नगण्य है, यानी कि 1-2 एटम पर क्यूबिक मीटर या ऐसे ही कुछ होगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है, आपेक्षिक घनत्व पढ़ लिया है, घनत्व पढ़ लिया है, और अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो बच्चों अब इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्कल का नियम वो हम पढ़ते हैं और फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो देखिए पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो
तो विराम स्थिति के तरल में, यानी कि जो तरल बह ना रहा हो, उसके लिए सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। यानी कि अगर तरल समान है, स्थिर है, तो उसके एच ऊंचाई पर स्थित, चाहे नीचे से ले लें या ऊपर से ले लें, कहीं से भी लें, एक ही ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए, एक ही ऊंचाई पर स्थित इन सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा PA बराबर PB बराबर PC होगा। ये हमको प्रूव करना है, इनका कथन था, अब हमको इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, प्रूफ के लिए हमने ये एक पात्र लिया है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड ऐसे भरा है, हमने इसमें दिखाया नहीं है ताकि थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे ऐसा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रिज्म लिया है, समकोणिक प्रिज्म ABC और DEF, ये हमारा क्या है, एक समकोणिक प्रिज्म है। इसका आकार इतना छोटा है कि इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान G जो है 9.8 जो भी है उसको समान मान सकते हैं। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि जो किसी भी अवयव पर, किसी भी ठोस पर जब इसके अंदर जाता है तो जो बल लगता है वो हमेशा कैसा लगता है, अभिलंबोत बल लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। तो 3 पृष्ठ हैं इसके पास। देखिए, एक पृष्ठ हमारे पास ये वाला पृष्ठ है ACFD, और एक हमारे पास ADEB, और एक हमारा BCFE। इन तीनों पृष्ठों पर हमारे को कितना, एक FB बल लग रहा है, यहाँ पर FC बल लग रहा है, और यहाँ पर FB बल लग रहा है। थोड़ा सा हमने इधर उधर कर दिया शायद। यहाँ पर FA बल लग रहा है, ये हमारा A बल है, FA बल लग रहा है। तो ये तीनों पृष्ठों पर हमने ऐसे बना दिया है। अब देखिए, एक बल तो वैसे यहाँ भी लगना चाहिए था, एक ऐसे बल और एक उधर से बल भी लगना चाहिए था। उस बल को हमने यहाँ पर नहीं लिया, हमने केवल X और Y डायरेक्शन में फोर्स जो बल को उसको ले लिया है। ठीक, तो अब हमको क्या देखना है, वो इसलिए क्योंकि देखो इस तरफ का क्षेत्रफल और उस तरफ का क्षेत्रफल दोनों लगभग वो सेम ही सेम है। ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम सेम होगा, तो सेम दाब लगेगा, सेम बल लगेगा, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। तो अब इस पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी, समकोणिक प्रिज्म ABCDEF का आकार बहुत छोटा है, अतः इसके प्रत्येक पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण समान लगेगा। अब हम इन डिफरेंट पृष्ठों पर लगने वाले बल और उनके क्षेत्रफल को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से इनके बलों को लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है माना पृष्ठ BCFE। BCFE कहाँ पर, देखिए BCFE ये वाला, ये पृष्ठ पर लगने वाला बल कितना है, FA बल है। यहाँ पर हमने FA लिख लिया है। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या माना है, AA माना है, A सबस्क्रिप्ट A। ADFC ये वाला, ये तिरछा वाला, इसका हमने इस पर कितना बल लग रहा है, FB बल लग रहा है, ये ऐसे बल लग रहा है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, AB। ABED ये वाला, इस पर कितना बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है FC। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है हमारा AC। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब देखिए, हमको x अक्ष और y अक्ष की दिशा में लगने वाले बलों को संतुलित करना है। तो सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, ये जो बल इस पे लग रहा था ऐसे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से लग रहा है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बल ऐसा लग रहा है। तो इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक नीचे की ओर और इसके समांतर। तो अगर हम ऐसे x अक्ष लें और ऐसे y अक्ष लें, तो ये वाला तो हो गया हमारा y की दिशा में बल, और ये वाला हो गया हमारा x दिशा में बल। इस दिशा में इस पर देखेंगे तो FC लग रहा है इधर की ओर, इधर पे कौन सा बल लग रहा है, FC। और ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है FA। तो ये और ये बल संतुलित हो जाएंगे, और ये बल संतुलित हो जाएंगे। इन्हीं के संतुलन से हमारा ये थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं इसमें। तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में ये जो अवयव होगा, जल का ही अवयव हमने लिया है, ये ना तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसलिए x और y डायरेक्शन में लगने वाले कुल बलों का जो योग होगा वो 0 होगा। तो 0 कर दिया है। तो एक बार हम इसको 0 बराबर कर लेते हैं, एक बार फिर इसको कर लेते हैं। तो चलिए सिग्मा fx को सॉल्व करते हैं। सिग्मा fx बराबर 0 को सॉल्व किया जाए तो x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स कर रहा है, तो देखेंगे FB, नीचे की ओर हमने यहाँ पर थीटा लिया है, तो ये हो जाएगा FB cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा FB sin थीटा।
तो हम x डायरेक्शन में देते हैं, तो देखिए x डायरेक्शन ये वाला है, तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ बी साइन थीटा, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस का एफ सी बराबर 0, तो यहाँ से एफ सी बराबर आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। तो पहली चीज़ हमको यहाँ से ही मिल गई। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। तो वाई डायरेक्शन में देखो, एक तो ऊपर की ओर लग रहा है एफ ए, तो प्लस का तो ये हो गया, और नीचे की ओर माइनस का एफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एफ बी कॉस थीटा प्लस एफ ए बराबर 0, क्योंकि एफ ए जो है हमारा धनात्मक वाई एक्स की दिशा में लग रहा है। तो यहाँ से एफ ए हमको मिल जाएगा, एफ ए बराबर मिल जाएगा एफ बी कॉस थीटा। तो बल के रूप में तो हमको यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर के बारे में। तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये वाला सतह थी तो इसका एरिया वेक्टर इसके अभिलंबित बाहर की ओर जाएगा, जैसे ये बाहर की ओर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर इसके बाहर की ओर अभिलंबित जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर इसके अभिलंबित बाहर की ओर जाएगा। तो हमको अब ये क्या ज्ञात करना है कि इस एरिया वेक्टर को इनके रूप में ज्ञात कर लिया जाए। तो देखो हमें ये पता है कि ये जो बल है जो ऐसे लग रहा था इसके अभिलंबित लग रहा है, मतलब यही दिशा इसके एरिया वेक्टर की भी होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमेशा कैसा होता है, अभिलंबित होता है। तो ये भी हमारे ऐसे ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रहा है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रहा था, तो ये भी ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बनाएगा। ये दोनों कैसी ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये कोण भी हमारा थीटा बन जाएगा। तो अगर ये ए बी है, अगर हम इसको ए बी यहाँ तक लेते हैं, तो ये वाला होगा हमारा ए बी का कॉस थीटा, ए बी का कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारा ए बी का साइन थीटा। अब अगर हम देखें तो ये जो ए बी कॉस थीटा है वो तो इसी प्रक्षेप के बराबर हो जाएगा, इसका प्रक्षेप यहाँ पर गिराया गया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जब ये मिलेगा तो ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ए बी साइन थीटा के बराबर हो गया। अर्थात इसलिए हम यहाँ से ले सकते हैं कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का साइन थीटा, और ए बराबर हो जाएगा ए बी का कॉस थीटा। ये हमको कहाँ से मिल गया, ये हमको मिल गया ज्यामिति से, बेटा ज्यामिति से मिल गया ये हमको, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ज्यामिति का प्रयोग करके हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। अब बस हमको इतनी ही चीज़ें यूज़ करके हमको पास्कल के नियम को डिराइव करना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एफ सी बटे ए सी निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ निकालते हैं, इसलिए एफ सी बटे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी का मान है एफ बी साइन थीटा, और ए सी का मान कितना है, ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी बटे ए बी। पहली चीज हो गई। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो हम निकालते हैं एफ ए बटे ए। तो एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान है एफ बी कॉस थीटा, और ए का मान है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बच गया, एफ बी बटे ए बी। आप ध्यान से देखो इसको और इसको, ध्यान से देखो, ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसलिए एफ ए बटे ए किसके बराबर है, एफ बी बटे ए बी के बराबर है, और यही चीज़ इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, एफ सी बटे ए सी के बराबर हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये क्या बन गया है, ये तो दाब बन गया है। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं, कि दाब पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो तीनों के दाब क्या होंगे बेटा, समान होंगे। यही क्या है हमारा, यही हमारा पास्कल का नियम है कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम स्थिति के तरल के सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है, समान होगा। पी ए बराबर पी बी बराबर पी
सी। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। तो इसी में मान लेते हैं आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि दाब एक ही ऊंचाई पर दाब बराबर नहीं होता है, तब इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा कि मान लेते हैं P2 पर दाब ज़्यादा है और P1 पर दाब कम है और P3 पर भी दाब कम है। मतलब यहाँ पर दाब ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर दाब सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर भी कम है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमें पता है जो द्रव होता है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लग जाता है। तो जो स्थिर जल था वो अपने आप से ही इधर से उधर बहना चाहिए था और इधर से थोड़ा इधर बहना चाहिए था, लेकिन स्थिर जल है तो इसमें ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जल स्थिर है तो एक ही ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो ये तो हो गई क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब की बात, लेकिन ऊर्ध्वाधर बिंदुओं पर दाब समान रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में जो चर्चा है हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से आगे का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। अभी तक हमने ये देखा कि क्षैतिज दिशा में जो बिंदु होते हैं उन पर दाब समान होता है, लेकिन अगर हम लिक्विड में ऊपर से नीचे की ओर गति करें, यहाँ पर ये क्या है, इसमें पूरे में हमारे पे लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए तब क्या दाब समान रहेगा या परिवर्तित होगा, अगर परिवर्तित होगा तो कितना, इसकी हमें गणना करनी है। तो हमने क्या किया, ये रो घनत्व वाला कोई लिक्विड था, पूरा ये बर्तन ऐसा भरा हुआ, उसके अंदर हमने कल्पना की एक छोटे से बेलन की। ये बेलन किसका बना है, ये भी उसी लिक्विड का बना है। एक तरीके से बस हमने कल्पना कर ली है, पानी भरा था पूरे में, पानी पूरे भरा, उसमें एक कल्पना कर ली कि मान लेते हैं कि ये बेलन है इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई h है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो कितना है, वो कैपिटल A है। ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो हमने ऐसा माना h ऊंचाई व A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का एक काल्पनिक बेलन है जिसे रो घनत्व वाले द्रव में माना गया है, इसका घनत्व रो है। तब बिंदु 1 पर दाब कितना मान लेंगे, P1 मान लेंगे, और बिंदु 2 पर दाब कितना मान लेंगे, P2 मान लेंगे। तो यहाँ पर दाब कितना लग रहा है, P1 लग रहा है, और यहाँ पर दाब P2 लग रहा है, हमने मान लिया। हमने नहीं पता कि ये बराबर है या ज़्यादा है, P1 P2 हमने मान लिया। अब सिरे 1 पर दाब कितना लगेगा, हमें पता है कि दाब पर जो बल लगेगा वो होगा P1 × A, दाब गुणे क्षेत्रफल, और सिरे 2 पर बल कितना लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ का दाब P2 और गुणे A। तो इस बेलन पर नेट बल कितना लगेगा, इस पर नेट बल लगेगा, तो बेलन पर नेट बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P2 - P1, P2A - P1A, इतना बल इस पे हमारे को लग रहा होगा। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कि इस बेलन पर इतना बल लग रहा होगा। तो नीचे से यहाँ पर F2 बल लग रहा है ये, और ऊपर से F1। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P2 - P1 × A। अब अगर हम ये मान लें कि इस बेलन का द्रव्यमान जो है m है, तो हमें पता है ग्रेविटी तो काम कर रही है, तो ये ग्रेविटी इस बेलन पर नीचे की ओर जो ग्रेविटी लग रही है वो इस पर कितना बल लगाएगी, mg का बल लगाएगी। तो लिखेंगे यदि काल्पनिक बेलन का द्रव्यमान कितना हो, द्रव्यमान बराबर m, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, m द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व हमारा है रो × आयतन है v, तो रो इंटू, अब आयतन कितना होता है बेलन का, ऊंचाई गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो a × h, तो रो AH इसका हो गया द्रव्यमान। इसलिए बेलन का भार कितना हो जाएगा, बेलन का भार हो जाएगा m × g, बराबर हो जाएगा रो AH g। अब देखिए ये जो बल लग रहा था
और ये जो दोनों बल लग रहे हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये जो बल लग रहा था नेट बल, यहाँ से जो भी लग रहा होगा ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम एक बार बराबर कर देते हैं यहाँ पर। तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए, साम्यावस्था में P2 माइनस P1 इंटू ए बराबर हो जाएगा हमारा रो ए एच जी। ए से ए हो गया कैंसिल, ए से ए हो गया हमारा कैंसिल, और P2 माइनस P1 आ गया, P2 माइनस P1 और आ गया रो जी एच। इसको हमने थोड़ा सा इधर कर दिया, तो उसको इधर कर दिया। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है। इसका मतलब दाब जो है हमारा सेम नहीं है, ऊपर दाब जो है थोड़ा कम है और नीचे है ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, रो जी एच से। इसलिए हम ऐसा ले सकते हैं जो P2 पर जो दाब होगा वो कितना होगा, ऊपर जितना दाब था ऊपर वाले तल पर उससे रो जी एच इतना दाब जो होगा हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज दिशा में चलने पर दाब में परिवर्तन। अब हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर ये मान लें, यदि ये मान लें जो P1 बिंदु है वो इसके स्वतंत्र तल पर है। P1 जो है यानी कि बिंदु 1 जो है, बिंदु 1 स्वतंत्र तल को व्यक्त करे, स्वतंत्र तल। तो वहाँ पर जो दाब होगा वो P1 किसके बराबर हो जाएगा, PA के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर, P2 को हम ले सकते हैं P ले लिया, तो P बराबर हो जाएगा PA प्लस रो जी एच। अर्थात गहराई के साथ दाब में वृद्धि होती है और वो वायुमंडल में जितना दाब है उससे प्लस रो जी एच के बराबर हो जाती है जितना हम नीचे जाएंगे। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है गेज दाब। तो गेज दाब क्या है, गेज दाब। तो ये जो एक्स्ट्रा दाब जो हमको यहाँ पर मिला है ये हमारा क्या कहलाता है, गेज दाब। तो उसका दाब माइनस वायुमंडलीय दाब उसमें कम कर देंगे तो जितना दाब हमको मिलेगा वही हमारा कितना हो जाएगा, रो जी एच। सीधी सी बात है कि लिक्विड अकेले कितना दाब आरोपित कर रहा है वो है हमारा रो जी एच। बस लिक्विड की वजह से इतना दाब आ रहा है। ये दाब कहाँ से आ रहा है, ये तो जो वायुमंडल में हवा भरी हुई है वो दाब लगा रही है। तो ये इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। तो गेज दाब क्या होता है, किसी तरल के द्वारा, केवल तरल के द्वारा लगाया गया दाब हमारा गेज दाब है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है GAUGE, प्रेशर, PRESSURE। तो भाई यहाँ पर ये अपने को मिल गया है। तो ये वाला डेरिवेशन आपको समझ में आ गया हो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात इसमें थी नहीं। दोनों के प्रेशर हमने निकाले, दोनों के बल निकाले, दोनों का अंतर निकाला, दोनों का अंतर को हमने mg के बराबर कर दिया। mg हमने निकाल लिया था रो इंटू वी से, v को a इंटू एच के बराबर कर दिया। ये है बेलन का आयतन, दोनों को बराबर किया mgh और यहाँ पे बराबर करके a को कैंसिल कर दिया और यहाँ से प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर लिया। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे द्रव स्थैतिक विरोधोक्ति यानी कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स क्यों उत्पन्न हो रहा है, जरा इसको गौर से देखिए कि जैसे हमने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है P माइनस PA बराबर कितना होता है, रो जी एच। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि P माइनस PA बराबर होता है रो जी एच। यानी कि ये जो गेज प्रेशर था हमारा, ये जो गेज प्रेशर हमने निकाला था वो केवल किस पर निर्भर कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी पर। अगर लिक्विड की डेंसिटी फिक्स है तो केवल कॉलम की हाइट पर डिपेंडेंट कर रहा है, यानी कि कितनी ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। तो जैसे हमने h ऊंचाई तक अगर इसमें लिक्विड भरा है तो इस बिंदु पर अगर आप दाब पूछेंगे तो वो कितना होगा, गेज दाब होगा हमारा रो जी एच, यहाँ भी होगा रो जी एच। इस बिंदु पर अगर कोई दाब पूछे यहाँ भी होगा रो जी एच और इस बिंदु पर कोई दाब पूछेगा तो रो जी एच। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें कम पानी भरा है, इसमें ज़्यादा पानी भरा है और इसमें मिडिल पानी भरा है।
पानी की मात्रा तीनों में अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दाब लग रहा है, वो क्या है, सेम है। तो इसी को हम कहते हैं विरोधाभास, कि भाई ज़्यादा यहाँ पर द्रव्यमान भरा हुआ है तो ज़्यादा दाब लगना चाहिए था। यानी कि अगर आपको एक हाथी दबा रहा है या एक हिरण दबा रही है, तो हाथी वाले में हमारा जो अनुभव है वो कहता है कि ज़्यादा दाब लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है कि ये केवल इसकी हाइट पर डिपेंडेंट है। तो ये इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्यूशन जो है वो भी हमारा पास्कल्स के लॉ में छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरे कॉलम को हम मान सकते हैं कि ये किसी एक ऐसे बड़े से पात्र का हिस्सा है, बड़े से पात्र का हिस्सा है इस तरीके से, जिसमें ये पूरे पानी जो है भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है। और हमने इसको यहाँ से खोल दिया है, ये यहाँ से खोल दिया इसको। तो अब क्या होगा, पानी जो है हमारा नीचे भी भर गया है, यहाँ भी पानी भरा है, यहाँ भी पानी हमारा भर चुका है। तो इस बिंदु के और इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं। कुछ ये ऐसा खींच जाएगा कि ये पात्र हमको कुछ अब ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 और ऐसा, और यहाँ से ये। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा था कि क्षैतिज दूरी पर स्थित यानी कि एक ही ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो कैसा होता है, समान होता है। तो ये तो सभी के सभी एक ही क्षैतिज दूरी पर स्थित बिंदु हैं, इसलिए इस बिंदु पर दाब, इस बिंदु पर दाब और इस बिंदु पर दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसका लॉ है, ये पास्कल्स का लॉ है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि PA, PB और PC जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सब ये बराबर हो जाएंगे। तो जो दाब होगा, जो गेज दाब है, वो पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इन तीनों ही स्थितियों पर यहाँ पर दाब क्या आएगा, समान आएगा। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का सल्यूशन। तो बच्चों अब हम वायुमंडलीय दाब को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा वायुमंडल क्या है। तो देखिए, जो हमारा वायुमंडल है वो कोई एक हवा का सिर्फ एक लेयर नहीं है, बल्कि उसमें कई लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे 0 किलोमीटर से, यानी कि समुद्र तल से जहाँ पर हम रह रहे हैं, या समुद्र का जो तल होता है उससे अगर हम 12 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे तो हमको जो लेयर मिलेगी उसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। और जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जैसे पानी बरसना, बादल, तूफान, आंधी, ये सब की सब हमारी 0 से 12 किलोमीटर के अंदर ही आती है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। इसके ऊपर 12 से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ना तो आंधी आएगी ना तूफान आएगी, कुछ नहीं रहता। यहाँ पर ताप, जो टेम्परेचर एकदम से मेंटेन बना रहता है। हवाएं कुछ भी चलती फिरती नहीं है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती हैं, शांत रहती है। इसीलिए यहीं पर ही हमारे जो वायुयान होते हैं, हमारे वायुयान और जितने भी हमारे मौसम विज्ञान के गुब्बारे होते हैं वो यहीं पर उड़ते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम चले तो हमको मिलेगा मीसोस्फीयर में क्या होगा, जो आप देखते होंगे कभी कभी जो उल्का पिंड होते हैं छोटे छोटे और टूटते हुए जिन्हें तारे कहते हैं, वो इसी लेयर तक आते आते सारे जल जाते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको थर्मोस्फीयर मिलेगा, जिस पर आपने देखा होगा ध्रुवीय लाइटें, जिसे ऑरोरा कहते हैं। तो वो लाइटें यहाँ पर ही बनती हैं, इस लेयर पर। फिर इसके ऊपर जाएंगे एक्सोस्फीयर, जहाँ पर हमारा स्पेस स्टेशन जो है चक्कर लगा रहा है, या कई अंतरिक्ष जो सैटेलाइट होते हैं वो भी यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर इसके बाहर अगर आप चले जाएंगे तो स्पेस शुरू हो जाता है 10,000 किलोमीटर की बाहर। तो अब इन सब में अंतर क्या है कि इनकी जो डेंसिटी होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं डेंसिटी घटती जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक ये ग्राफ बना रखा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी को प्लॉट करूँ और यहाँ पर हाइट को, तो मैं देखूँगा जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ डेंसिटी जो है घटती चली आ रही है, और यहाँ पर जाते जाते डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम इसको एयर कॉलम के रूप में स्टडी करना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो अगर हम देखें 0 से 12 किलोमीटर के ऊपर यहाँ तक डेंसिटी बहुत हाई है। देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी और कम हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे तो और डेंसिटी, देखो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स घटते चले जा रहे हैं। तो 10 किलोमीटर के बाद जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है आपका, यानी कि स्पेस शुरू हो जाता है।
तो ये हमारा क्या है, स्पेस, ये हमारा जो है वायुमंडल है। तो अब हमको ये समझना है कि पृथ्वी का जो जिस लेयर पर हम रह रहे हैं यहाँ पर समुद्र तल पर, इस पर कितना वायुमंडलीय दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब है क्या, तो अगर हम यहाँ पर कोई सरफेस एरिया ले लें और इसके ऊपर जितनी भी ये गैस भरी हुई है, ये पूरी हमको दबाने की कोशिश करेगी। ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो हमको दबाने की कोशिश करेगा, हम पर बल लगाएगा। वही जो दाब होता है हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो समुद्र तल पर होगा तो 1 ATM कह देते हैं उसको। और अगर मान लेते हैं हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं h ऊंचाई पर, तो हम देखेंगे जो कॉलम, मान लेते हैं यहाँ तक हम चढ़ गए हैं, मान लेते हैं हम इस ऊंचाई तक चढ़ गए हैं, इस ऊंचाई तक हमारा पहाड़ था। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये वाली वायु तो हम पर दाब नहीं डालेगी, केवल ये वाली एयर जो है हम पर दाब डाल पाएगी। तो हम देखेंगे कि दाब हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर दाल पकाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर कुकर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बता रखा है। जैसे कोई आदमी है, ये इस पर वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा होगा, जो जितना भी इसके चारों ऊपर, जितना इसका सरफेस एरिया है, इसके ऊपर जितना भी एयर कॉलम बन रहा होगा, वो इस पर कितना दाब डाल रहा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों अब इसकी एक कॉन्क्रीट सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल की शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। यानी कि हमने यहाँ पर देखा था, ये अगर ये हमारा एरिया होता तो इसके ऊपर जितनी भी वायु भरी है, उस पूरी वायु का हमको क्या निकाल लेना है, वेट, भार निकाल लेना है, m जो भी W होगा। तो P बराबर हो जाएगा हमारा W/E, जहाँ पर W क्या है, इस ऊंचाई से पूरी ऊपर यहाँ तक जितनी वायु भरी है उसका भार यहाँ पर रख देंगे और ये एरिया निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब कितना है। तो इस तरीके से हमने वायुमंडल दाब के बारे में पढ़ लिया। अब इसके मात्रक देख लेंगे, क्योंकि वायुमंडलीय दाब एक बहुत बड़ी राशि है, तो इससे संबंधित मात्रक हम देख लेते हैं। मात्रक देखने से पहले हम ये जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे करा गया था। तो इटली के वैज्ञानिक थे इवांजेलिस्टा टोरिसेली, 1608 से 1647, मतलब लगभग 40 साल की उम्र तक ये जिंदा रहे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वायुमंडलीय दाब की गणना करी थी। तो कैसे करी थी, इन्होंने ये ऐसा एक पात्र लिया, इसमें पारा भरा, एक और लंबी सी ये छड़, जिसमें क्या कह सकते हैं कि ये नली ली है। इस नली में यहाँ पर पारे की भाप भरी हुई है, यानी कि लगभग निर्वात है, इसका दाब जो है लगभग 0 मान सकते हैं। और यहाँ तक इसमें क्या भरा हुआ है, ये पारा भरा हुआ है। जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये कुछ दूरी पर जा करके सेटल हो जाएगा, जहाँ तक दाब जो है वायुमंडलीय दाब इसको अलाउ करेगा, वहाँ उतनी ऊंचाई तक इसमें जो पारा पहुँच जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो बिंदु B और बिंदु C अगर एक ही लाइन पर देखें, तो किसी द्रव में हमने पढ़ रखा है पास्कल से नियम से कि एक ही क्षैतिज दूरी पर स्थित, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको PB और PC क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हमको PB पर दाब मिल जाए तो हम PC पर दाब बता सकते हैं, और PC क्या है, वायुमंडल में खुला रखा है, तो ये तो हो गया वायुमंडल दाब के बराबर। तो हमारा पूरा काम क्या है कि PB पर दाब निकाल लें, वही हमारा PC पर दाब होगा, वही हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो हम ये ले सकते हैं कि C पर दाब जो है वो किसके बराबर है, हमारा C पर दाब जो बराबर है वो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब जो C पर जो दाब है वो किसके बराबर है, हमारा B पर दाब के बराबर है। अब B पर दाब कैसे निकाला जाए, तो हमको पता है कि ये इतनी ऊंचाई तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो PB
माइनस पी ए बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच। हमने पढ़ रखे हैं कि जब वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में जब लिक्विड भरा होता है तो वो कितना दाब आरोपित करता है, इनकी भी जो दाबांतर होता है वो रो जी एच के बराबर होता है। लेकिन ये ए बिंदु पर यहाँ पर तो भाप भरी है, तो इसके ऊपर जो दाब ये लगा रही होगी, ये वाष्प, ये पारे की भाप है, पारे की वाष्प, पारे की वाष्प इस पर जो दाब लगा रही होगी वो लगभग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पी बी माइनस 0 बराबर हो जाएगा रो जी एच। तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रो जी एच के बराबर हो जाएगा। अब पी बी किसके बराबर है हमारा, पी बी जो है, बी पर जो दाब है वो सी के बराबर है, और सी किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी ए किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच के। तो ये किसके बराबर हो गया, रो जी एच के। तो अगर हम इस कॉलम की ऊंचाई मेजर कर लें और जो लिक्विड दिया गया है उसका घनत्व यहाँ पर रख दें और जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान रख दें, तो हमको वायुमंडलीय दाब की जो है वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम देखते हैं कि टॉरिसेली को ये क्या मिले थे, टॉरिसेली को इनकी वैल्यूज़ क्या मिली थी। तो रो जो था हमारा पारा था, जो होता है जल से 13.6 गुना ज़्यादा घनत्व का, तो इतने किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। जी बराबर हमको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और एच जो उनको मिला था, एच की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऊंचाई इनको मिली थी, जो कॉलम में जहाँ तक पारा पड़ा था वो 76 सेंटीमीटर था, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.76 मीटर। जब यहाँ पर हम पी ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे इन सबको रख करके, तो हमको मिलेगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, गुणे जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.76 मीटर। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमको वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, 1.0129 इंटू 10⁵ इतना आएगा। यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा, इसी को हम कह देते हैं पास्कल। तो इसी को हम कह देते हैं, तो 1.0129 इंटू 10⁵ पास्कल। और जो एक्सेप्टेड वैल्यू उसके आसपास ही है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, इसको हमको मिल जाएगा कि एक वायुमंडलीय जो दाब है वो इतने पास्कल के बराबर होता है। लगभग अगर हम चाहें तो इसको 10⁵ ही ले सकते हैं, 10⁵ पास्कल। यानी कि 1 लाख, 1 2 3 4 5 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, तो 1 लाख पास्कल के बराबर होता है हमारा एक वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडल एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर है, मात्रक है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने कई मात्रक बना रखे हैं, उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला जो मात्रक है हमारा वो है हमारा एक टॉर। तो टॉर किसके नाम पर आया, टॉरिसेली के नाम पर हमने मात्रक का नाम रख दिया टॉर। तो एक टॉर जो होता है हमारा वो होता है 1 mm ऑफ Hg, यानी कि इस कॉलम पर 1 मिलीमीटर ऊंचाई बढ़ाने के लिए जितना दाब चाहिए होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा एक टॉर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 133 पास्कल, 133 पास्कल मिलेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि 76 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1.0129 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो यहाँ से अगर आप 1 mm निकालेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 760 mm। तो 1 mm आपको कितना मिल जाएगा, 1.0129 डिवाइडेड बाई 760 गुणे 10⁵ इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा है हमारा बार। तो एक बार कितना होता है, एक बार जो होता है हमारा वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है।
डायरेक्ट हमने ऐसा मान रखा है। तो कुल मिला के एक बार जो होता है हमारा एक वायुमंडल एक एटीएम की अप्रॉक्सीमेटली क्या है, बराबर है। एक जो बार है वो एक वायुमंडलीय दाब के अप्रॉक्सीमेटली बेटा बराबर है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है और ये भी आपको याद कर लेना है। और इस तरीके से हमने जो है वायुमंडलीय दाब को अच्छे से समझ लिया है। अब अगला टॉपिक है हमारा मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम दाब का मेजरमेंट करने के लिए। आप साधारण मैनोमीटर आप घर में भी बना सकते हैं। हम इसका एक अलग से वीडियो बना करके इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी केवल थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम मैनोमीटर के बारे में समझते हैं। तो मैनोमीटर क्या है, ये दाब मापने की एक युक्ति है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा बल्ब लगा रखा है। इसको बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप छोटी सी एक बोतल ले सकते हैं, ऐसे ये बोतल ले सकते हैं, बोतल का हिस्सा ऐसे काट सकते हैं और यहाँ पर आप एक गुब्बारा जो है इस तरीके से इसमें बांध सकते हैं। तो बन गया आपका मैनोमीटर। इसके ऊपर आप कोई भी इस तरीके से जो छोटी सी नलियाँ आती हैं ड्रिप चलाने वाली, वो यहाँ पर लगा सकते हो और आपका मैनोमीटर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब इस बल्ब को किसी लिक्विड में डालेंगे ऐसे, तो उसका क्या होगा, उसका दाब आपको पता चल जाएगा। किसी भी लिक्विड में डालेंगे, किसी भी तरल में डालेंगे, तो ये उस पर दाब आरोपित करेगा। तो ये दाब जो होगा नीचे इस पर प्रेशर डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो हमको अब करना क्या है कि इस लिक्विड और इस लिक्विड के बीच अगर देखें तो ये दोनों सेम हाइट पर होंगे। जितनी हाइट पर ये है उतनी हाइट पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है। इस बिंदु के सापेक्ष हमें देखना है कि लिक्विड ऊपर कितना चढ़ गया है। एच ऊंचाई पर चढ़ा है तो हमें पता है कि पी ए और पी बी तो बराबर होंगे। क्यों? पास्कल का नियम कहता है कि एक ही क्षैतिज ऊंचाई पर स्थित किसी द्रव के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो देखो वही लिक्विड भरा है यहाँ पर और क्षैतिज दूरी है, तो ये दाब बराबर होंगे। अब पी बी पर दाब कितना होगा, हमें पता है कि पी बी पर जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब पी ए और प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगा। इसमें रो जी एच दाब जो होता है एक्स्ट्रा आ जाएगा, यही इसका गेज दाब होगा। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पी ए बराबर हो जाएगा पी स्मॉल ए प्लस रो जी एच। यानी कि जो मैनोमीटर हमको दाब मेजर करके देगा वो हमको देगा पी माइनस पी ए बराबर रो जी एच। ये हमको केवल गेज दाब मेजर करके देगा। तो एक्चुअल दाब कितना होगा, एक्चुअल दाब जो ए पर होगा इस गैस का या इस फ्लूइड का होगा, उसमें हमको एक वायुमंडलीय दाब और मेजर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने देखो दाब मापक यंत्र एक इस तरीके से एक मशीन होती है और जहाँ पर इस तरीके से घड़ी लगी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप मोटरसाइकिल में हवा चेक कराते हैं तो इस तरीके का एक जो है यंत्र वो आपके पहिए में लगाकर आपका दाब मेजर कर देता है। तो वो भी जो दाब मेजर करता है वो आपका गेज दाब होता है। उसमें आपको वायुमंडलीय दाब मेजर जो है ऐड करना पड़ेगा अगर आप उसको किसी फिजिक्स के फॉर्मूले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं तो वो आपको पता चलेगा वो गेज दाब ही है। तो वो जो दाब मेजर करता है उसमें दोनों रहेगा, आपका एटीएम में भी और पीएसआई में भी रहेगा। तो पीएसआई हमारा क्या होता है, पीएसआई ये होता है पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। यानी कि एक इंच कितना है उस पर कितने पाउंड का प्रेशर लग रहा है। तो पाउंड क्या है, पाउंड जो बल का मात्रक होता है ब्रिटिश यूनिट का होता है। तो फुट पाउंड सेकंड जो आपने यूनिट पढ़ी थी उसी का है। तो दाब वाले में इसका इस्तेमाल होता है, बाकी हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारा क्या बन गया, ये मैनोमीटर बन गया। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि मैनोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। मैनोमीटर जो होता है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। अब चलिए चलते हैं इसके आगे, थोड़ा सा अनुप्रयोग वगैरह इसके पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले द्रव चालित मशीनों को पढ़ने से पहले हम पास्कल के नियम का द्वितीय स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा था कि किसी द्रव के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित सभी बिंदुओं का दाब समान होता है। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट अब देखिए कि किसी पात्र में रखे तरल के किसी भाग में जब बाह्य दाब आरोपित करते हैं, जैसे ये एक हमने पात्र ये बना रखा है, इसमें 2 गेट हैं, 1 2 3 गेट है। तो ये इसको जब हम अंदर की ओर धकेलेंगे ऐसे तो क्या होगा, जितना दाब हम यहाँ पर आरोपित करेंगे, मान लेते हैं हमने पी दाब आरोपित किया तो पी दाब इसको भी मिलेगा और पी दाब इसको भी मिलेगा। तो यही क्या है हमारा
ये हमारा है सेकेंड स्टेटमेंट कि जब किसी पात्र में रखे तरल के किसी भाग में जब बाह्य दाब आरोपित करते हैं तो यह बिना ह्रास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इस बिंदु पर दाब लेंगे तो यहाँ भी एक्स्ट्रा दाब जो आएगा वो प्लस पी ही होगा, यहाँ भी प्लस पी, यहाँ भी प्लस पी। कोई भी बिंदु आप लेंगे उसमें उतना ही एक्स्ट्रा दाब क्या हो गया होगा, आ गया होगा। इसका भी रीजन वही है, अगर दाब सेम रूप से नहीं बढ़ेगा तो किन्हीं बिंदु पर जहाँ पर दाब ज़्यादा है वहाँ से लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है किसी भी लिक्विड में जब दाब लगाएंगे कि लिक्विड बहना शुरू हो जाए, तो बहता तो नहीं है, तो बहता नहीं है तो इसका मतलब यही है कि सभी बिंदुओं पर दाब जो है समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी कि उतना ही प्रेशर बढ़ जाता है। अब हम इसके आधार पर हाइड्रोलिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहला अनुप्रयोग जो हमको देखना है वो है द्रव चालित उत्थापक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हमने ये वाला सिद्धांत पढ़ा है कि जब किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाते हैं तो उतना ही दाब दूसरे बिंदु तक पहुंच जाता है। तो हमने यहाँ पर देखो इसका संकरा सिस्टम है और यहाँ पर चौड़ा सिस्टम है। तो यहाँ पर जितना हम दाब आरोपित करेंगे उतना ही दाब यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बल F1 लगाते हैं जिसका एरिया A1 है, संकरा है, और यहाँ पर हमको F2 बल प्राप्त होता है जिसका एरिया A2 है। इस पर देखो जैसे हमने बल लगाया तो यहाँ पर ये जो कार है ऊपर की ओर उठ गई है। तो अब हमको देखना है कि इनमें क्या संबंध होगा। तो देखो दाब तो दोनों बिंदुओं पर हमको बराबर मिलने वाला है, P1 बराबर P2। जितना दाब यहाँ पर हमने बढ़ाया है उतना ही दाब हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिर P1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1 बटे A1 और बराबर यहाँ पर क्या होगा F2 बटे A2, F2 बटे A2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको F2 का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालें तो F2 बराबर हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा ये A2 बटे A1 इंटू F1। अब हम देखें तो A2 का मान जो है A1 से बड़ा है, तो किसी दिए गए बल के लिए F2 का मान जो रहेगा हमेशा किससे बड़ा रहेगा, F1 से बड़ा रहेगा। क्योंकि A2 जो है ग्रेटर देन A1, इसलिए A2 बटे A1 ग्रेटर देन 1। और हम इसको ऐसा लेते हैं, ये वाला एरिया इससे बहुत बड़ा लेते हैं, तो हम एक्चुअली में यहाँ पर इससे बहुत बड़ा लेते हैं, तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए हमको जो F2 मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा किससे, F1 से। अर्थात हमने छोटा सा बल लगा करके, थोड़ा सा बल लगा करके यहाँ पर बहुत बड़ा बल प्राप्त कर लिया है। इसी को हम कहते हैं, इस जो रेशियो हमने यहाँ पर निकाला है F2 बटे F1, F2 बटे F1 बराबर A2 बटे A1 को हम इसका कहते हैं यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल गेन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम थोड़ा सा बल लगाकर ही यहाँ पर काफ़ी बड़ा बल प्राप्त कर लेते हैं। इस वजह से हम इस छोटे से बल से ही भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। तो यही है हमारा द्रव चालित उत्थापक यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे जेसीबी मशीन हो गई या आपकी जो ट्रैक्टर ट्राली में जो हाइड्रोलिक लगे होते हैं उन सब का प्रिंसिपल यही है। उसमें लिक्विड भरा होगा और उस लिक्विड में एक जगह से दाब लगाएंगे, देखेंगे पहले पतले पाइप लगे होंगे और उसके आगे मोटे पाइप लगे होंगे। तो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके आप छोटा सा बल लगा करके बड़ा बल प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों लास्ट एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। आपने देखा होगा जो अब ट्रैक्टर होते हैं या जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आता है। तो कैसे काम करता है, यहाँ पर देखेंगे ये ब्रेक है, जैसे ही इसको आपने दबाया तो ये आगे पहुँच जाएगा, ये जैसे ही आगे जाएगा तो दाब आपने यहाँ पर उत्पन्न कर दिया तो सभी दिशाओं में बराबर बराबर संचरित हो जाएगा। तो हमने ऐसे 4 पहिए होंगे, अगर 4x4 का है तो एक पहिए में इस तरीके से सिस्टम बना होगा। तो यहाँ पर ये जो दाब गया तो यहाँ भी दाब बढ़ेगा, तो इस पर भी उतना ही दाब लगेगा और इस पर भी उतना ही दाब लगेगा, तो ये बाहर की ओर फैल जाएंगे। और ये है हमारा रिम, तो रिम में ये जो यहाँ पर स्टॉपर लगे हुए उसके साथ चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो हमारा रिम रुक जाएगा यानी कि ब्रेक लग जाएगा। तो ये है हमारा द्रव चालित ब्रेक का सिद्धांत। किस पर काम करता है, पास्कल के नियम पर। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, उसका जो पहला पार्ट है हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा है कि लिक्विड जब स्टैटिक अवस्था में होगा तब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब लिक्विड फ्लो अवस्था में आ जाएगा, यानी कि जब फ्लो हो रहा होगा, बह रहा होगा,
तब उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक जो सतह बन जाती है, लिक्विड के ऊपर जो सतह बन जाती है सरफेस टेंशन, उसके क्या गुण होते हैं, वो अगले 2 वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इस लेक्चर को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।